याददाश्त यानी मेमोरी जीवन के विकास की अहम कुंजी। जिसकी जितनी अच्छी याददाश्त वो उतना अनुभवी। लेकिन उम्र के साथ कई बार ये याददाश्त हमारा साथ छोड़ने लगती है। तो क्या इसे संजोया जा सकता है? इसी से याद आया विज्ञान का महाकुंभ यानी IISF 2024 जो गुवाहाटी में संपन्न हुआ। विज्ञान तो हर चीज से जुड़ा है, चाहे वो धूप और बारिश में काम आने वाला छाता ही क्यों ना हो। कैसे, ये सब जानने के लिए देखिए हमारा आज का एपिसोड। नमस्कार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम बात करेंगे बुढ़ापे की सबसे अहम समस्या मेमोरी लॉस की और उसके संभावित समाधान की। बताएंगे क्या रहे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 के खास आकर्षण और जानेंगे छाते के विकास की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान से जुड़ी जानकारियों के इस रोमांचक सफर में। यादें हमारे जीवन में बहुत खास होती है, अच्छी हो या बुरी। यादें ही हमें एक अनुभवी इंसान बनाती है। लेकिन बुढ़ापे में हमारे अनुभव की यही पूंजी धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ने लगती है। आंखों की रोशनी की तरह पुरानी यादें भी धुंधली पड़ जाती है और महंगे इलाज के बाद भी इनका लौटना मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन आप कुछ आसान तरीकों से अपनी अनमोल यादों को संजोकर रख सकते हैं। क्या है ये ट्रिक्स? जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये स्पेशल रिपोर्ट। बुढ़ापा जीवन का अंतिम पड़ाव है, जहां मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा जी लेता है। ये वो समय है जब शरीर और मस्तिष्क दोनों में वृद्धावस्था के कारण परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। अलग अलग समस्याएं शरीर को जकड़ लेती हैं और इनमें से ही एक है मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस या याददाश्त खोना एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति को अपने पुराने अनुभव, नाम, काम कुछ याद नहीं रहता। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों को भी याद रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं का धीरे धीरे कमजोर पड़ना, गलत जीवन शैली, मानसिक तनाव, हाई ब्लड प्रेशर और कभी कभी डायमेंशिया जैसी जटिल मानसिक बीमारी भी इसका कारण बन सकती है। लेकिन कुछ साधारण उपाय इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार अगर व्यक्ति अपने मस्तिष्क को व्यस्त रखने के लिए पहेलियां बुझाए, जम्बल्ड वर्ड, क्रॉसवर्ड और सुडोकू जैसे गेम खेलना शुरू करे तो मेमोरी लॉस से बचाव के लिए ये बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन क्या इतना करना ही मेमोरी लॉस से बचने के लिए काफी है? शायद नहीं। हमें अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम नियमित दिनचर्या अपनाएं, कामों की सूची बनाएं, कैलेंडर एवं नोट्स जैसे मेमोरी टूल का उपयोग करें। इसके अलावा अपना बटुआ, चाबियां, फोन और चश्मा जैसी जरूरी चीजों को हर दिन नियत जगह पर रखें। ऐसी गतिविधियां करें जिनमें दिमाग और शरीर दोनों व्यस्त रहें। साथ ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। और सबसे जरूरी है कि पर्याप्त नींद लें, सामान्यतः हर रात 7 से 8 घंटे की। व्यायाम करें, अच्छा खाना खाएं, उच्च रक्तचाप से बचें या नियंत्रित रखें। शराब पीने से बचें या कम कर दें। और यदि आप लगातार कई हफ्ते से मायूस महसूस कर रहे हैं तो फौरन डॉक्टर से परामर्श लें। बुढ़ापे में मेमोरी लॉस होने से बचना थोड़ा मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। हमें बस इन सारी युक्तियों को अपनी जीवन शैली में शामिल करने की जरूरत है, ताकि जब हम अपने बुढ़ापे में आए तो हमें याददाश्त खोने का डर ना हो। देश में वैज्ञानिक सोच और वैश्विक पटल पर भारतीय ज्ञान की पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए हर साल
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार IISF का 10वां संस्करण 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक IIT गुवाहाटी में आयोजित किया गया। आइए देखते हैं भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों के इस उत्सव की एक झलक। विज्ञान का महाकुंभ भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2024 3 दिसंबर को संपन्न हो गया। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चले IISF के इस 10वें संस्करण की मेजबानी इस बार IIT गुवाहाटी ने की। भारतीय ज्ञान की पुनः पहचान और वैश्विक सहयोग के उत्थान के उद्देश्य के साथ शुरू किए गए इस उत्सव का 30 नवंबर को उद्घाटन किया गया, जिसमें भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सहित कई गणमान्य लोग और भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों और संस्थानों के सचिव अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के मौके पर भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ विज्ञान भारती के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का कार्यभार इस बार CSIR NIIST को सौंपा गया था। IISF 2024 को विकसित भारत मुहिम के अनुरूप भारत को S&T संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना थीम दिया गया था। We have realized the areas to be prioritized to give priority under the manufacturing sector, by means of which India will become the global manufacturing hub in the coming times. So whatever is required from academia, whatever is required from research lab, whatever is required from industry, we should take the responsibility of offering it, by means of which the objective of this IISF will take its meaning in the coming times. इस 4 दिवसीय विज्ञान महोत्सव में देश और विदेश से वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों के रूप में लगभग 8,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों से आए 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने उत्सव का उल्लास बढ़ाया। 10,000 people yesterday visited. Apart from totally 7,000 registration, another 3,000 outside people are visited. You look at their mind, what will think? Yes, we can also do something on the science. We can use the science to new innovations. We can convert that innovation into the business model. So all these things may happen, and lot of people from the Northeast, they may think to move on pursuing the science as their career. IISF में इस बार ब्रिटिश कलाकार डॉक्टर ल्यूक जेरम द्वारा तैयार की गई चंद्रमा संग्रहालय प्रदर्शनी, भारतीय तकनीकी विकास की झलक, विज्ञान प्रौद्योगिकी रक्षा अंतरिक्ष प्रदर्शनी, भविष्य के भारत को दर्शाने वाली पुनर्कल्पना भारत प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा उत्तर पूर्व फूड स्ट्रीट में पूर्वोत्तर के पारंपरिक स्वाद और सांस्कृतिक संगीत ने सबका मन मोह लिया। इंटरैक्टिव सत्रों और पैनल चर्चाओं ने लोगों को भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के साथ सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान किया, जिनमें विज्ञान संस्थागत नेताओं की बैठक, विजन संसद, खेल और रोमांच के माध्यम से विज्ञान सफारी, वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत पर गोलमेज सम्मेलन, छात्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गांव जैसी गतिविधियां विज्ञान और तकनीकी विकास के प्रति लोगों को आकर्षित करने और भारतीय ज्ञान के गौरवशाली पलों का अनुभव देने में सफल रहीं। छाता, इस शब्द से आपको क्या याद आता है? तेज बारिश और धूप में आपको बचाने वाला एक उपकरण, या फिर राज कपूर के श्री 420 फिल्म में फिल्माया गया वो गीत? आपके जहन में जो भी आए, मतलब साफ है कि आप छाते को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिस शब्द को सुनकर हमारी इतनी सारी यादें ताज़ा हो जाती है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए आज के हमारे आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी सेगमेंट में जानते हैं छाते की कहानी। राजा महाराजाओं के दौर में कई ऐसी वस्तुएं हुआ करती थीं जो उनकी शान, गरिमा और शक्ति का प्रदर्शन करती थीं।
लेकिन उनमें से एक बहुत ही खास है छाता, जो उनके रथ की शोभा बढ़ाता था, जिसे उस दौर में छत्र भी कहा जाता था। शान शौकत की यह पहचान इतनी बड़ी और मोतियों से सजी, मानो पूरे साम्राज्य को समेट लेने की ताकत रखती हो। लेकिन क्या आपने कभी ये कल्पना की कि छाते की शुरुआत कब और कैसे हुई होगी? नहीं ना? चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपको छाते के अद्भुत आविष्कार की कहानी सुनाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो छाते का इस्तेमाल करने की शुरुआत लगभग 3500 ईसा पूर्व चीन में हुई थी। उस दौरान पेड़ों के पत्तों या लकड़ी की छाल से छतरी बनाई जाती थी, जिसे पारासोल्स कहा जाता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पारासोल्स क्या है। पारासोल्स भी छतरी का ही एक स्वरूप है, बस अंतर यही है कि इसे बारिश के बजाय धूप से बचने के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार के रास्ते खुलते गए, वैसे वैसे छाते का भी विस्तार होने लगा। मिस्र, ग्रीक और रोम जैसे देशों ने लकड़ी पर जानवरों की खाल को बांधकर उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। प्राचीन मिस्र और रोम साम्राज्य में केवल राजा महाराजा ही इसका इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त के छाते इतने वजनी होते थे कि उसे पकड़ने के लिए उनके साथ उनके दास चला करते थे। 16वीं शताब्दी के दौरान केवल महिलाएं ही इसका इस्तेमाल किया करती थी। छाता न केवल उन्हें कड़कती धूप से बचाने के काम आता, बल्कि यूरोप में ये एक फैशन स्टेटमेंट भी बन गया। यूरोपियन महिलाओं ने फैशन के तौर पर छाते का बखूबी इस्तेमाल किया। पारासोल यानी धूप से बचाने वाली छतरी पुरुषों के बीच तब प्रचलित हुई जब जोनास हेनवे ने 1750 में इसका उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे समय के साथ छाते ने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली और ये हर किसी के उपयोग में आने लगा। पर छाते का मकसद केवल धूप से नहीं, बल्कि बारिश से भी लोगों को बचाना था। इसलिए चीन साम्राज्य के लोगों ने ऐसा छाता बनाया जिसका इस्तेमाल बारिश के दिनों में भी किया जा सके। उन्होंने छाते पर मोम को रगड़कर उसे चिकना बना दिया, जिससे पानी उसके पर ना टिके। समय के साथ छाते का चलन इतना बढ़ गया कि करीब 1830 में यूरोप के एक व्यापारी ने पहली बार छाते को बेचना शुरू किया। धीरे धीरे इसकी बनावट में और बदलाव किए गए और लगभग 1852 में स्टील से बने छाते बाजारों में बिकने लगे। अगली बार जब बरसात आए और आप अपनी छतरी को वापस इस्तेमाल करें, तो आपको इसका इतिहास जरूर याद आ जाएगा। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान बोस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने तिल के फूलों में पाए जाने वाले एक सूक्ष्म जीव रोगाणु की पहचान की है, जो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के तिल के फूलों को वानस्पतिक अवस्था में वापस लाने के लिए जिम्मेदार है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि ये सूक्ष्म जीव तिल के पौधों में फूल और फल लगने के बाद उसे वापस वानस्पतिक अवस्था में लौटा देती है और गुलाबी फूल हरे हो जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये कीट तंबाकू, मक्का और अंगूर जैसी कई व्यावसायिक रूप से मूल्यवान फसलों को भी संक्रमित करते हैं। ब्राजील के साओ पाउलो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पानी के सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक को हटाने के लिए एक नया नैनो प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किया है। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित प्रक्रिया चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रयोग के माध्यम से सूक्ष्म तथा नैनो प्लास्टिक को पानी से हटाने में सक्षम है। ये पानी से प्लास्टिक प्रदूषण हटाने का एक प्रभावी और किफायती तरीका है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पहली बार मानव मस्तिष्क में एक अनोखे प्रकार के विद्युत संकेत का पता लगाया है, जो हमारे मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं को संसाधित करने के तरीके के बारे में नई जानकारी प्रदान करता है। ये खोज डेंड्राइट्स पर आधारित है, जो न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचनाएं होती हैं और संकेतों को प्राप्त करने और संचारित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में पहले से अज्ञात विद्युत संकेतों के एक वर्ग का खुलासा किया है, जिसे कैल्शियम मेडिएटेड डेंड्राइटिक एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। ये खोज तंत्रिका नेटवर्क कैसे काम करती है, इस बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देती है।
यह अध्ययन न केवल मानव मस्तिष्क के कार्य के बारे में हमारी समझ को गहरा करता है, बल्कि तंत्रिका संबंधी विकारों और संभावित उपचारों की खोज के लिए नए रास्ते भी खोलता है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।